ठीक है, यहाँ पे हमने इस सम से फिनिश किया था। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम एंड लिथियम, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द टू न्यूक्ली इज मोर स्टेबल। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्ली जिसका ज्यादा हाइयर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच मींस द एनर्जी अपॉन द टोटल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर, ठीक है। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा भाई साहब, दिया हुआ यहाँ पे 27.37, और हीलियम में कितने भाई साहब आपके न्यूक्लियॉन्स हैं 4, तो 27.37 अपॉन 4, ठीक है, 27.37 अपॉन 4 विच गिव्स यू हाउ मच 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है भाई साहब, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नहीं होगा भाई साहब, दिस विल बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। 39.3 अपॉन 7, तो दिस विल बी 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 7। तो आप इन दोनों में से कौन सा भाई साहब हाइयर, तो हीलियम इज मोर स्टेबल देन लिथियम। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाइयर होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, द मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, द हाइयर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द हाइयर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ओके, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज दिस मच एंड दैट ऑफ अ न्यूट्रॉन इज दिस मच, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा भाई साहब, अभी देखो यहां पे ध्यान से देखोगे, अगर प्रोटॉन का मास दिया हुआ इतना और न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ इतना, यू की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, which is how much 1.67 into 10 raised to -27 kg, ठीक है। तो आपका बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा आपका डेल्टा एम सी का स्क्वायर। डेल्टा एम सी का स्क्वायर मतलब आपका कितना हो गया, देखो यहाँ पे दिस डेल्टा एम मतलब कितना हो जाएगा, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है गिवन मास न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मास है, ठीक है। कितने आपके प्रोटॉन्स हो गए, 2, तो 2 इंटू 1.0073, कितने आपके न्यूट्रॉन्स हो गए, 2, 2 इंटू 1.0087 माइनस आपका भाई साहब न्यूक्लियस का मास, ठीक है, माइनस आपका न्यूक्लियस का मास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी 0.305 यूनिट। तो आपका बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस इंटू सी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपको मालूम है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, एक एटॉमिक मास की यूनिट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 935.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो 0.0305 म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0305 हाँ हाँ यहाँ पे गलत करिए, 931.5, तो दिस विल बी 931.5 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको जैसे भी करना, दिस इज द आंसर दैट यू वुड बी गेटिंग, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, यहाँ पे देखो आपने बाइंडिंग एनर्जी जब देखा, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन को जब आपने एक्चुअली स्टैब्लिश किया, तो यहाँ पे इस ग्राफ को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। आपका देखो जैसे आपका हैवी है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आ रहा है भाई साहब, आपका 1.1। अगर यूरेनियम का देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है भाई साहब, 7.6, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है देखो, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा स्टेबल एटम कौन सा है, आयरन, विच इज F56, ये यहाँ पे है भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी A30 से लेकर A80 तक का देखो भाई साहब, A30 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 से लेकर एटॉमिक नंबर 80 तक का अगर हम देखेंगे इस वाले रीजन में, ठीक है, आपका देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो देखो ये जो है आपका, ठीक है, ये आपके यूरेनियम के साइड हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका A80 के बाद आपको दिखेगा कि फिजन हो रहे हैं, मोस्टली आफ्टर A80 एटॉमिक नंबर 80 के बाद आपको फिजन दिखेंगे, ठीक है। और आपका इधर के भी आपका जो 30 के नीचे हैं उनमें आपको फ्यूजन देखे, दीज आर लाइटर न्यूक्ली, ये आपके भाई साहब लाइटर न्यूक्ली है। लाइटर न्यूक्ली में आपको क्या दिखेगा, लाइटर न्यूक्ली में आपको देखेगा भाई साहब फ्यूजन, ठीक है। और ये कहां पे है भाई साहब, A लेस देन 30 जब है, और आपका A ग्रेटर देन 80 में आपको क्या दिखेगा भाई साहब, फिजन। दिस इज बेसिकली फिजन, मतलब ये टूटेगा, ठीक है। दीज आर जनरली हैवी न्यूक्ली and you will see that they generally show a tendency to break and here they show a tendency to unite, ठीक है। तो आपका A30 से A80 तक में ज्यादा करके आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, they will neither undergo fission nor undergo fusion, ठीक है। but this is the place where generally you will see fission fusion happening and this is the place where you will generally see fission happening, ठीक है। okay, so binding energy per nucleon पहले तो आपको दिखेगा फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग मास नंबर, जैसे जैसे भाई साहब आपका मास नंबर इंक्रीज होता जाता है ये डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इट इंक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस बाय द मास नंबर,
ठीक है, तो आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे ये जो है ये स्टेबल न्यूक्ली है, कहां से कहां तक, 30 से 80 तक। ठीक है, ये जो पोर्शन है एटॉमिक नंबर 30 से 80, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली द रीजन ऑफ स्टेबल न्यूक्ली। ठीक है, इससे नीचे वाले में भाई साहब क्या होगा, फ्यूजन होगा, मतलब 2 या 3 एटम्स यूनाइट होंगे, और इससे ऊपर वाले में क्या होगा, 80 के ऊपर वाले में क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये आपके बाइंडिंग एनर्जी के कर्व से आप इन चीजों को बोल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इसमें प्लॉट किया है आपने, और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर को प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब इधर क्या होगा, आप इधर से इधर जब जा रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी भाई साहब, और इधर भी एनर्जी रिलीज होगी। देयर विल बी अ रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे फ्यूजन होगा और यहाँ पे भाई साहब फिजन होगा। सो एनर्जी रिलीज बोथ, देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करके आप स्टेबिलिटी पे जा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करके आप स्टेबिलिटी पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी भाई साहब गिरेगी। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो दे आर बेसिकली एक्वायरिंग स्टेबिलिटी। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसको लिख लीजिए भाई साहब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। भरत तो कुछ और ही कर रहा है भाई साहब वहां पे, है ना? The average binding energy per nucleon of a nucleus is of the order of 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हो जाएगा भाई साहब, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का पर न्यूक्लियस शोन इन द फिगर ए बी सी एंड डी। तो आपके देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ठीक है, आर 4 न्यूक्लियस इंडिकेटेड ऑन द कर्व। क्या ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एवरेज है बेसिकली। ठीक है, दिस इज बेसिकली द एवरेज। बड़े आगे, ओके। यहां पे देखो 4 एटम्स दिए हुए ए बी सी और डी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसको आपने प्लॉट किया हुआ किसके साथ, मास नंबर के साथ, मतलब ए के साथ प्लॉट किया हुआ। ठीक है, द क्वेश्चन इज, ठीक है, न्यूक्लियर इंडिकेट द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी इज। तो कौन सा प्रोसेस एनर्जी रिलीज करेगा, सी से 2D में जाने में, ए से 2D में जाने में। ये 2 मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है ये। ठीक है, ए का 2C बन रहा है। ठीक है, बी का C प्लस डी बन रहा है, कौन सा हो जाएगा भाई साहब, देखो व्हाट विल बी द, तो यहां पे कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, इसका क्या टेंडेंसी होगा, फ्यूजन की फिजन का, और फिजन में एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर आपका ए से सी में आप जा रहे हो, एनर्जी रिलीज का प्रोसेस होगा। सो दिस डेफिनेटली विल बी अ 2C, मतलब क्या, 2 टुकड़े हो रहे हैं उसके। ठीक है, 2C के दो एटम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ए से 2C का बनना, यहां पे एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ओके। अभी आते हैं हम भाई साहब C से 2D में। ये C है भाई साहब और ये 2D है, क्या ये एनर्जी रिलीज होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये कहां पे आ रहा है आपका D, कहां पे होगा, फ्यूजन की फ्यूजन होगा ये। तो ये भाई साहब D मिलाकर आपका C बनेगा, ना कि CT बनेगा। तो ये आपका एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। दिस इज नॉट बी एन एनर्जी रिलीज प्रोसेस। देखो देखो देखो, एनर्जी रिलीज प्रोसेस ऐसा है, ठीक है, 2D मिलाकर जब C बना रहे हैं तब एनर्जी रिलीज होगी। 2D मिलाकर या 3D मिलाकर जब C बना रहे हैं तब एनर्जी रिलीज का प्रोसेस ऐसे है, देखो इसको समझो। ठीक है, ऐसे आ रहा है, ये स्टेबिलिटी है, 56 पे स्टेबिलिटी है, 30 से 80 तक स्टेबिलिटी है। ये वाले टूटेंगे, ये वाले जुड़ेंगे। टूटने और जुड़ने का प्रोसेस एक ही है, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो आपके डी वाला एटम क्या होगा, जुड़ेगा वो। ठीक है, वो जोड़कर सी बनाएगा। अगर सी को तोड़कर आप डी बना रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। आई एम सॉरी। ठीक है, सो दिस विल बी नॉट एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, इट विल बी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। सिंपल समझ में आ रहा है भाई साहब। ए से 2D का होना भाई साहब, ए से आप जा रहे हैं कहां तक भाई साहब, 2D। अभी देखो ये, देखो इसको समझो, ये क्या है, फिजन, और ये क्या है, तो ये दोनों ही अलग दुनिया है भाई साहब। एक का भाई साहब फिजन हो रहा है और एक का भाई साहब फ्यूजन हो रहा है, इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। एनर्जी का तो छोड़ो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इस एटम की टेंडेंसी क्या है भाई साहब, फ्यूजन करने की, और उस एटम की टेंडेंसी क्या है, फ्यूजन करने की, और आप प्रोसेस ही उल्टा चला रहे हो। ठीक है, ओके। बी का C प्लस डी, अभी देखो बी का C प्लस डी। ठीक है, बी का C प्लस डी आपका पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा, हाँ, तो अगेन देखो इसका क्या है भाई साहब, फ्यूजन है। ठीक है, और C तो आपका स्टेबल है, C आपका स्टेबल है, और ये आपका B है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। दिस विल आल्सो नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, सो द ओनली थिंग दैट विल बी पॉसिबल इज A to 2C। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बिकॉज A से 2C में आप स्टेबल हो रहे हैं, ये C में जब भी आ रहे हैं मतलब स्टेबल हो रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखो
कि चाहे डी हो, चाहे बी हो, चाहे ए हो, ऑल विल ट्राई टू बिकम सी, विल गेट क्लोजर टू सी, दैट इज वेयर द स्टेबिलिटी इज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वो फ्यूजन करके हो या फिजन करके हो। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, अरे बाबा ओके, चलिए भाई साहब। ओके, न्यूक्लियस ए डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्ली बी एंड सी इन अ फिजन प्रोसेस। ठीक है, फिजन प्रोसेस हो रहा है। देयर बाइंडिंग एनर्जी बीइंग, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इज ई ए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस इज दी एंड देन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ए, ठीक है, न्यूक्लियस ए डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्ली बी प्लस सी इन अ फिजन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी इसका, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी इसका, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी इसका, फिजन हो रहा है भाई साहब। ठीक है, तो क्या ऐसा होगा ई ऑफ बी प्लस सी विल, जी कौन है भाई साहब? ए है वो, अच्छा भैया ये ए है, ओके, स्मॉल वाला है, ठीक है भाई साहब। ओके, ये बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, ओके, ई ऑफ बी एंड सी इज ग्रेटर देन ई ऑफ ए, क्या ये होगा? ये इस पे मत जाओ, देखो पहले इसको समझो। ई ऑफ बी एंड सी मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी, विल दिस बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए? ए के न्यूक्लियॉन्स टूटे हैं, है ना, ए का न्यूक्लियस टूटा है ऑब्वियसली, तो वो भाई साहब बी और सी में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी क्या इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखो देखो, समझ लो इसके पास 50 न्यूक्लियॉन्स थे, ठीक है, क्लियर है। अब भाई साहब इसमें बने 25 और इसमें बने जैसे कितना, नहीं जैसे 35 और इसमें 15, ठीक है, डिवाइड हो गए। लेट्स से इन 50 को रोकने के लिए जो एनर्जी था वो हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ई ए। ठीक है, इन 35 को रोकने के लिए भाई साहब ई बी होगा और इसके लिए भाई साहब ई सी होगा। ठीक है, जब भी आप देखो आपके न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो यहाँ पे टूट रहे हैं, तो इनको एक एनर्जी और इनको क्या ये नहीं होगा, ए प्लस दिस विल बी ग्रेटर देन ए, ऑब्वियसली ये वाला बाइंडिंग एनर्जी और ये वाला बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब इससे ज्यादा होगा ही ना। वैसे भी देखोगे अगर कोई एटम बन रहा है, कोई एटम बन रहा है, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी जो है ज्यादा क्यों होता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द, बाइंडिंग एनर्जी कब ज्यादा होता है? क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस कम हो जाए। देखो इस प्रोसेस को समझो, आपका बाइंडिंग एनर्जी कहां पे रिलीज होगा? अगर मैं इसको हटा दूं, देखो जैसे समझो मैं बोल रहा हूं कि ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है, विल दिस बी ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज, है ना। न्यूक्लियस के मास से मास ऑफ प्रोटॉन्स मतलब ये न्यूक्लियॉन्स का मास इससे ज्यादा ही होगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी में जा रहा है ना ये, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी में जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या यहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे इसका मास इससे ज्यादा है तो इसका एक बाइंडिंग एनर्जी होगा ही, इसका भी एक बाइंडिंग एनर्जी होगा, मतलब इनके डिक्रीज की वजह से एक बाइंडिंग एनर्जी प्लस इनका खुद का एक बाइंडिंग एनर्जी, सो ऑब्वियसली दिस प्लस दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, ये भाई साहब इससे ज्यादा होगा, ई बी प्लस ई सी विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, ई बी प्लस ई सी ये नहीं हो सकता भाई साहब, ना ही इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो क्या दिक्कत है भाई साहब? ये नहीं हो सकता, ये तो कभी भी कतई भी नहीं हो सकता। ई बी प्लस सी इज लेस देन ई ए, तो फिर कन्वर्जन ही नहीं होगा। अगर इक्वल होगा तो क्यों ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, अगर भाई साहब दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम ही हो जाती है तो व्हाई द ट्रांसफॉर्मेशन? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, ई बी माइनस ई सी इज इक्वल टू ई ए, ई बी माइनस ई सी विल बी इक्वल टू ई ए, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि ई बी इज इक्वल टू ई ए प्लस ई सी, ये भी नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट हीलियम न्यूक्लियस इज वेरी स्टेबल, इज रेडियोएक्टिव। तो आपका देखो हीलियम को हम इनर्ट गैस में मान लेते हैं, क्यों? ठीक है, बाकी सारे तो भाई साहब आपके 8 वाले हैं, ऑक्टेट वाले हैं, इकलौता हीलियम ही डबलेट है, लेकिन उसको हम इनर्ट गैस क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इट इज हाईली स्टेबल, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से है। आपका देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम, टप से ऊपर जा रहा है हीलियम के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट हीलियम न्यूक्लियस इज वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है, फटके से बाइंडिंग एनर्जी इसका ऊपर उठ रहा है। ठीक है, so that is the reason it is very stable, and hence since of its higher stability it is considered as an inert gas, और वैसे भी है भी। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, अरे बाबा ओके, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेसर देन द एटॉमिक नंबर, क्या ये होगा भाई साहब? मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर से क्यों होगा? ये नहीं होगा ना भाई साहब। एटॉमिक नंबर क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक नंबर। ये आपका मास नंबर क्या है? मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक नंबर, नो। ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक नंबर, नो। समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, ये कभी कभी एक एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एग्जांपल दे सकते हैं, हाइड्रोजन, मास नंबर और एटॉमिक नंबर भाई साहब बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वेरी विद द इंक्रीज इन द मास नंबर? फर्स्ट इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। आपका और भी, और इसमें आप लिख सकते हैं, आप A30 से लेकर A80 तक आपकी स्टेबिलिटी होगी। A30 के नीचे वाले कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे? फ्यूजन की। A80 के ऊपर वाले फिजन की, ठीक है। सो दैट इज हाउ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व इज, ठीक है। The mass of this nucleus is this much less than the sum of the masses of all its nucleons. The binding energy of the nucleon, ये अपन ने कल शायद किया था, याद नहीं क्या। यहाँ पे आपको दिया हुआ देखो, लिथियम का न्यूक्लियस है is this much less than the sum of the masses of all its nucleons. तो sum of the masses of all its nucleons से कितना लेस है भाई साहब? इतना लेस है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपका यही हो गया ना, आपका डेल्टा एम की वैल्यू यही हो गई, यही हो गया ना डेल्टा एम। दिस इज डेल्टा एम 0.042 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब कितनी हो जाएगी? दिस, ठीक है। आपने भाई साहब इसको कर लिया, क्योंकि एक म्यू का बाइंडिंग एनर्जी 931.5 है ना, बार बार हम ये क्यों ले रहे हैं? ओके, तो इतना आ जाएगा भाई साहब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाल ली पर न्यूक्लियन, मतलब हीलियम के टोटल न्यूक्लियन दैट इज 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। लेकिन ये तो सही है, 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 935 अगर गलत है तो मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, ये वाला हमने शायद किया था कल, ये वाला किया था। ओके ओके। एनर्जी रिलेटेड इन न्यूक्लियर फिजन इज ड्यू टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पैरेंटल एलिमेंट। तो फ्रैगमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी हमेशा आपके पैरेंटल एलिमेंट के एनर्जी एनर्जी से ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी वजह से भाई साहब, ओके ओके। अभी आप देखो क्यू वैल्यू, क्यू मतलब हम हीट या एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हीट, ठीक है। सो रिएक्टेंट ए बी और ये बना रहा है सी प्लस डी, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? ए प्लस बी रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट सी प्लस डी, और ये क्यू बेसिकली रिलीज एनर्जी है, लेट्स से, ठीक है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो आपका क्यू क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, है ना, ये माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, ठीक है, इंटू सी का स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, इफ क्यू इज पॉजिटिव, अगर आपका भाई साहब क्यू पॉजिटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज। इफ क्यू इज नेगेटिव देन एनर्जी इज अब्सॉर्ब। अगर ये नेगेटिव हुआ, ये माइनस में होगा, मतलब इस वाले प्रोसेस को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर ये पॉजिटिव में आया तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। समझ में आ रहा है भाई साहब? सिंपल, ठीक है। ओके, अभी केस वन, ठीक है, केस वन। तो अगर आपका भाई साहब देखो यहाँ पे क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और क्यू नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मास ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ सी प्लस डी, तो आप बताइए ये क्या होगा? डेल्टा एम कम हुआ है, ये डेल्टा एम किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो दिस विल बी पॉजिटिव, बट ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो जाएगी भाई साहब। समझ में आ रहा है? मास ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ सी प्लस डी। सो एक इंसान है यहाँ पे जो अपने पेपर को पेपर की तरह ही दे सकता है, या मुंडी हिलाते ही बैठेंगे? 2 घंटे का पेपर है वो, कल लुढ़क गए ना। आज इसको जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, यही तुम्हारा भाई साहब ऊपर उठाने का, ये एक सब्जेक्ट है जो तुमको ऊपर उठा सकता है। एक भी सब्जेक्ट में लुढ़क गए तो यही एक सब्जेक्ट है जो तुमको ऊपर उठाएगा। कल तुम्हारा इसका फिल्म से चला देंगे ठीक से इसको। ओके, तो आपका मास ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ सी प्लस डी, तो आपका रिलीज एनर्जी विल बी पॉजिटिव। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्योंकि मास कन्वर्ट होगा ना, मास जाएगा कहां? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी भाई साहब यहाँ पे रिलीज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई साहब? बढ़ेगी। जिस भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब ही ये है कि हमको नहीं चाहिए, जाओ, ठीक है। वी आर फार बेटर ऑफ देन द एनर्जी दैट वाज देयर। सिस्टम में एनर्जी थी, हमने उठाकर उस एनर्जी को बाहर फेंक दी, सिस्टम और ज्यादा स्टेबल हो गया है, ठीक है। ओके, लेसर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टम मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ओके, अभी हम देखते हैं भाई साहब, अगर मास ऑफ ए प्लस बी
इज लेसर देन मास ऑफ C प्लस D। मतलब यहाँ पे भाई साहब मास बड़ा है तो आपको इधर एनर्जी लगेगी। ये विल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिस तरफ मास का पल्ला भारी होगा भाई साहब तो एनर्जी दूसरी तरफ ही लगेगा। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो आपका क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो स्टेबिलिटी आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी विल बी डाउन। अगर भाई साहब आपका बाइंडिंग एनर्जी, अभी हम यहाँ पे मास की बातें कर रहे थे केस 1 और केस 2 में, अभी लेट्स से हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस D इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस B, तो एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल है। यहाँ पे तो एनर्जी की बात कर रहे हैं सीधा, अभी तो मास का कन्वर्जन की बात कर रहे थे। अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस D इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस B, तो ऑब्वियसली भाई साहब एनर्जी रिलीज होगी, इट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड और क्या बोल सकते हैं, अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस D इज लेसर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस B, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, एनर्जी इज अब्सॉर्ब, एनर्जी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, अब्सॉर्ब हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से एक्स कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है आपका, एटॉमिक मास नंबर है आपका 200 एंड इट इज सेग्रीगेटिंग इनटू टू। एक बना रहा है एटम ए विच हैज गॉट एन एटॉमिक मास नंबर ऑफ 10 और दूसरा बना रहा है बी विच हैज गॉट एन एटॉमिक मास नंबर ऑफ माइ, क्या चाहिए भाई साहब, सप्लीमेंट नहीं है क्या, खा गए कि साहब, तुम ही लेकर बैठी हुई हो। तो हम वही वही है, चोर है वो एक नंबर का, ड्राइंग बना रहा है देख। हम्म, ओके। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स ए एंड बी, समझ लो भाई साहब एक्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 7.4, ए का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.2 है और बी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.2 है, देन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, तो कितना अमाउंट एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो क्यू कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब कितना है इसका 8.2 इंटू 10, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस न्यूक्लियन कैंसिल, 8.2 इंटू 10, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी ये हो जाएगा 8.2 इंटू 190 माइनस 200 इंटू 74, तो आपका भाई साहब कितना आ गया 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज। आपको यहाँ पे ये नहीं बताया था कि किसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, आपको ये भी नहीं बताया था कि भाई साहब मास में कोई डिफेक्ट आ रहा है या नहीं, आपको दिखेगा भाई साहब मास में तो कोई डिक्रीज हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी में जिस तरफ भी कम रहेगा उधर एनर्जी ऐड होगी। तो इधर बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब किसका कम हो गया, ये आपका भाई साहब 200 इंटू, तो इसका आपका भाई साहब कितना है 200 इंटू 7.4, और इसका बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब कितना आया भाई साहब 1640, ठीक है। तो आपका इसका बाइंडिंग एनर्जी और इसका बाइंडिंग एनर्जी में ये डिफरेंस हो गया, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज 160 मेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियर 5.6, ये देखो ये 5.6 करेक्ट है वो, ठीक है, एंड 7.06 इफ द न्यूक्लियस रिएक्शन इज, यहाँ पे लिथियम भाई साहब प्रोटियम के साथ कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म हीलियम, ठीक है, हीलियम हीलियम एंड एनर्जी, द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज इज, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, ट्वाइस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, क्यों, ये वाला हीलियम और ये वाला हीलियम है ना, तो एक बाइंडिंग एनर्जी नहीं, यहाँ पे दो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा आपका एनर्जी रिलीज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 2 इंटू 4, यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, मतलब बीई बाई ए है, ठीक है। तो आपका भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम विल बी, ये तो 2 क्योंकि दो हीलियम एटम्स, 4 क्योंकि आपके हीलियम का न्यूक्लियंस का नंबर है 4, और ये आपका 7.06 विच इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका लिथियम का आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है 7 इंटू आपका 5.6, ठीक है, ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितने का मिल रहा है भाई साहब 7.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन क्यू द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 17.28, तो आपका इतना एनर्जी भाई साहब रिलीज होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम, क्लियर है भाई साहब,
जब भी इसका बाइंडिंग एनर्जी इसके बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड हियर। ठीक है, सिंपल है भाई साहब, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड हियर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। सो अभी हम बात करेंगे भाई साहब रेडियो एक्टिविटी। ओ बेक्वेरल, कितना हैंडसम आदमी है देखो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली बेक्वेरल। इन्होंने पहले रेस निकाले थे अमंग्स 1500 नोन न्यूक्ली। ठीक है, आपके जितने भी न्यूक्ली नोन है लेस देन 260 आर स्टेबल। तो न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, और फिलहाल 260 ही स्टेबल है। द अनस्टेबल न्यूक्ली गेन स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। अभी देखो ये एमिशंस होंगे, तो अनस्टेबिलिटी है। अनस्टेबल क्यों है? आपने देखा भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को जब हमने एटॉमिक मास नंबर के से प्लॉट किया तो हमको भाई साहब एक ऐसा कर्व मिला जहां पे A30 से लेकर A80 के बियॉन्ड जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, ओके। तो जो अनस्टेबल न्यूक्ली होते हैं दे इधर एमिट अल्फा पार्टिकल और दे एमिट बीटा पार्टिकल और दे एमिट गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये सब वो एमिट करेंगे और स्टेबिलिटी एक्वायर करेंगे। सो द अनस्टेबल न्यूक्लियस विल ईदर एमिट एन अल्फा पार्टिकल और अ बीटा पार्टिकल और अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ओए क्या कर रहा है तू? सीधा बैठ। रेडियो एक्टिविटी भाई साहब आपका क्या है? न्यूक्लियर फिनोमिना। ठीक है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्ली। तो ये न्यूक्ली के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। इन सब कंडीशंस का भाई साहब इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो ऐसे देखो इन्होंने यूरेनियम एटम लिया था, सिल्वर फॉयल लिया था, और ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है। ठीक है, बेक्यूरेल कवर्ड यूरेनियम सॉल्ट with black paper and placed a silver foil in front of a photographic plate as shown. Despite this protection to the photographic plate, a dark spot on the plate was seen. एक dark spot दिखा, from which he concluded that there were some invisible radiations which can penetrate to the objects. तो इससे penetrate होके यहाँ तक reach हुए and affect the photographic plate. ठीक है, so these were radiations. तो हमने क्या अभी तक पढ़ा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को जब हमने न्यूक्लियन या आपके एटॉमिक नंबर से प्लॉट किया, we have seen that there are certain unstable atoms. So these unstable atoms will always try to acquire stability, and in the process of acquiring stability they will either emit alpha, beta और gamma rays. ठीक है, तो अल्फा बीटा डीके इनको बोलेंगे, we will be calling this as alpha beta decay. Okay, so radioactivity basically होती क्या है? The nuclei having large mass number are highly unstable and disintegrate spontaneously by emission of radiation, that is alpha, beta and gamma, and this is called natural radioactivity. यहाँ पे भाई साहब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बॉम्बार्डमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप डीके होंगे। जैसे यूरेनियम जो है वो अपने आप डीके होगा। ठीक है, अपने आप ही रेडिएशन एमिट्स करेगा। ठीक है, सो द न्यूक्लियर हैविंग लार्ज मास नंबर, ठीक है, और हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और अपने आप ही या तो अल्फा या तो बीटा या गामा रेडिएशंस एमिट करेंगे। दिस इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये आपका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, ओके। व्हेन अ न्यूक्लियस डिकेज इट कैन एमिट पार्टिकल्स और फोटॉन्स। ये भाई साहब पार्टिकल्स भी एमिट कर सकता है और फोटॉन्स भी एमिट कर सकता है। ठीक है, द डीके प्रोडक्ट्स वेर ओरिजिनली कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, इन जनरल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी टेक्स प्लेस इज हैवी न्यूक्ली बियॉन्ड लेड इज पीरियोडिक टेबल। इसको लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, ज्यादा करके आपके लेड के बियॉन्ड पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स होंगे उनकी रेडियो एक्टिविटी दिखती है। Rarity take place in heavy nuclei beyond lead in the periodic table. There are also natural radioactive light nuclei. ये आपके कुछ लाइट न्यूक्ली हैं जैसे पोटेशियम का, कार्बन का, रुबिडियम का। यहां पे 37 होगा भाई सर, 17। So these are some light nuclei. ज्यादा करके हेवी न्यूक्ली ही दिखाते हैं। Then Naran, okay. It is not affected. It is not affected by physical and chemical conditions. आपके किसी भी फिजिकल और केमिकल कंडीशंस का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला ये रेडिएशन पे, ना टेम्परेचर का, ना प्रेशर का, कुछ भी। ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। इसीलिए अगर कहीं पे भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन नेचुरली स्टार्ट हो जाता है वो जगह रहने लायक नहीं रहेगी।
You have to abandon that place. ठीक है? Physical and chemical conditions. A radioactive nucleus can disintegrate immediately or may take infinite time. ठीक है? तो भाई साहब ये टाइम आपका वो टाइम हम पढ़ेंगे वैसे. Generally, all are called radiation, even though only gamma is actually form of electromagnetic radiation. तो हम अल्फा और बीटा को भी रेडिएशन ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में गामा रेडिएशन ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बाकी के दोनों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है. अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन, अल्फा डीके और बीटा डीके आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओनली गामा रेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके ओके ओके. द मास ऑफ द प्रोटॉन इज, ये किया ना हमने भाई साहब, तो लग रहा है मेरे को. प्रोटॉन इज दिस मच एंड दैट ऑफ अ न्यूट्रॉन. द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस. तो बाइंडिंग एनर्जी इसका भाई साहब इतना हो जाएगा. देखो यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस का मास हो गया 2 प्रोटॉन की, किया है हमने भाई साहब, mc का स्क्वायर. ओके, ये भी हो गया भाई साहब. क्यों हम फिर से कर रहे हैं? क्यों आ गया भाई साहब फिर से? रिपीट टेलीकास्ट क्यों हो गया? अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. ओके, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ ड्यूट्रॉन, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल आर x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली. द एनर्जी Q रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल. तो आपका भाई साहब ड्यूट्रॉन, 2 ड्यूट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो एक अल्फा पार्टिकल बनेगा. अल्फा पार्टिकल क्या है भाई साहब? हीलियम 4He2, ठीक है, जिसके 2 न्यूक्लियसेस निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं. तो ये आपके 2 ड्यूट्रॉन्स को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे Q आपको पूछा है, द एनर्जी Q रिलीज इन द रिएक्शन. तो आपका भाई साहब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब. यहाँ पे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी कितना है? ये हो गया आपका x2. इसका भाई साहब कितना है? x1. है कि नहीं? ठीक है, x1 है. तो आपका बताइए कैसे होगा यहाँ पे? हाउ विल वी कम टू दिस वन? इसके कितने एटम्स है? देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हो जाएगा आपका 4x2, ठीक है, 4x2 माइनस यहाँ पे भाई साहब कितने, 2 इसके होंगे ना, तो 2 इंटू आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है यहाँ पे 2 इंटू 2x1, ठीक है, 2 इंटू 2x1. तो ये हो गया 4x2 माइनस 4x1. तो ये हो गया 4x2 माइनस x1. दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन विल बी दिस मच. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे आपके कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भाई साहब इसका है x1. यहाँ पे कितने न्यूक्लियॉन्स है भाई साहब? 2. यहाँ पे कितने न्यूक्लियॉन्स है? 2. तो 2x1 प्लस 2x1 कितना हो गया? 4x1. यहाँ पे भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है? x2. न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4. तो ये हो गया 4x2. समझ में आ रहा है? इसका भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज x2 and total number of nucleons in helium is 4, so this will be 4x2. For deuterium, ठीक है, binding energy per nucleon is x1. How many nucleons do you have? 2. तो 2x1 इसका, 2x1 इसका भाई साहब. तो 2x1 plus 2x1 तो 4x2 minus 4x1, तो 4x2 minus x1. ठीक है, क्लियर? ओके, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है भाई साहब ये. देखिए एक बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है. अट्रैक्टिव, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है. So we have seen that 2 protons also get attracted by nuclear force. After a certain amount of distance, there is attraction between them, which is to a tune of Fermi meters. ठीक है? And this is charge independent. Short range forces हैं ये. Do not follow inverse square law. ये भाई साहब inverse square law को follow नहीं करते हैं. ठीक है? Saturation in nature mediates by muons. ठीक है? आपके भाई साहब मेसॉन जो आपके रिलीज होते हैं उससे आपका ये होता है. Spin dependent equally acts between proton and neutron, unknown conservative. मतलब एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इक्वली एक्ट करेगा ये. दिस विल एक्ट इक्वली, न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है ये जो ग्राफ है, बेसिकली यहाँ पे हमने म्यू को प्लॉट किया है भाई साहब आर के साथ, डिस्टेंस के साथ. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आपका 0.8 फर्मी मीटर पे. तो फोर्स आपका भाई साहब ये अट्रैक्टिव हो गया, ये रिपल्सिव हो गया. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज क्या है भाई साहब? 1 फर्मी मीटर. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा. वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, रेंज 10⁻⁻16 मीटर. रिपल्सिव इन नेचर, मेडिएटेड बाय आपके भाई साहब मिसॉन्स से आपका ये होता है. इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बस इस ग्राफ को याद रखिएगा 0.8 फर्मी मीटर में. ठीक है, आपका शॉर्ट रेंज इसमें है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर, आपका भाई साहब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है. व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. आपका भाई साहब स्ट्रॉन्गेस्ट
it is almost 100 times that of electromagnetic force. It is almost 10 raised to 39 times that of ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चार्ज इंडिपेंडेंट है, दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्जेस. प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो आपका फोर्स होगा न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी वही फोर्स होगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी वही फोर्स होगा. तो चार्ज इंडिपेंडेंट आप यहां पे बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन. इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू माइनस 15 मीटर्स, अगर इससे ग्रेटर हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भारी पड़ जाएगा. इससे कम डिस्टेंस पे आपका न्यूक्लियर फोर्स चलेगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब तभी रिपल्शन चालू हो जाएगा. मतलब दो प्रोटॉन्स को आप ला रहे और 10 रेज़ टू माइनस 15 मीटर 1 फर्मी मीटर के कम डिस्टेंस पे लाए तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा. जैसे ही आपने इनको 1 फर्मी मीटर के ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो उन पे रिपल्सिव फोर्स चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चालू हो जाएगा. ठीक है, सो इसको याद रखिएगा. इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 1 फर्मी मीटर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will become more than the nuclear force. Are we clear? Okay. तो फोर्सेस जो है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज कहां पे है? 1 फर्मी मीटर के. ठीक है, 1 फर्मी मीटर से ज्यादा हो गया तो वीक न्यूक्लियर फोर्स बन जाएगा वो. फ्रिक्शन, टेंशन, विस्कस, स्प्रिंग, ये आपके भाई साहब डिराइव्ड फोर्सेस हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है. वीक न्यूक्लियर फोर्स रेंज आपका कितना है? 10 रेज़ टू माइनस 16 मीटर. ठीक है, 0.4 फर्मी मीटर और लेस. ठीक है, दिस इज एसेंशियल, अदरवाइज द होल न्यूक्लियस वुड कोलैप्स. ये वीक न्यूक्लियर फोर्स भी भाई साहब आपका एसेंशियल है. वन शुड नॉट कंक्लूड दैट न्यूक्लियर फोर्स आर रिपल्सिव, बट दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव. न्यूक्लियर फोर्स हमेशा आपका अट्रैक्टिव होगा, इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव. ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की भी जरूरत है, अदरवाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया तो वे इतने ज्यादा पास आने लगेंगे कि एक दूसरे को कोलाइड करके वो टूट जाएंगे, न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाएगा. ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा भाई साहब. इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. ठीक है, दे शो सैचुरेशन प्रॉपर्टी. ऑल न्यूक्लियॉन्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑल अदर न्यूक्लियॉन्स, ओनली ऑन न्यूक्लियॉन्स लाइंग क्लोज टू इट. अब देखो जैसे एक न्यूक्लियॉन्स का गुच्छा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ मैटर नहीं करता है. ठीक है, आप देखोगे कि इन दोनों में रहेगा, लेकिन इसके और इसके बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहेगा. ठीक है, ओनली न्यूक्लियॉन्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर टू अ ट्यून ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 10 रेज़ टू माइनस 15 मीटर और 1 फर्मी मीटर विल यू सी द न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टिंग. ठीक है, all nucleons do not exert force on all other nucleons, only on nucleons lying close around it. Two nucleons are at a separation of कितने हैं भाई साहब? 10 raised to minus 15 meter per. The net force between them is F1 if both are protons. ठीक है, if both are protons, F2 if both are neutrons, and F3 if one is a proton and the other is a neutron. In such a case, ठीक है, two nucleons are separated at a separation of कितना इतना. The net force between them is F1 if both are protons, F2 is both are neutrons. ठीक है, and F3 तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है. ठीक है, प्रोटॉन, ये क्यों होगा भाई साहब? F1 both are protons. तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 फर्मी मीटर का डिस्टेंस है. अभी इस 1 फर्मी मीटर की डिस्टेंस से थोड़ा सा अगर ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चालू हो जाएंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहाँ पे देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है वो है F1. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो बीच में फोर्स है, इफ बोथ आर न्यूट्रॉन्स, तो ये हो गया आपका F3. और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो है आपका F2. ठीक है, तो F1 इज लेस देन F2 इज इक्वल टू F3. ठीक है, तो आपका भाई साहब ये न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स में थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के चांसेस हैं. यहाँ पे डिस्टेंस एकदम वर्ज पे है. ठीक है, 1 फर्मी मीटर पे है. ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा. अगर अगर थोड़ा सा भी आपका फर्मी मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल बिकम एक्टिव, और तभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल बी मोर देन द न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, तभी रिपल्शन चालू हो जाएगा. When two nuclei of mass x and y respectively fuse to form a nucleus of mass m with the liberation of some energy, तो आपके दो न्यूक्लियस भाई साहब क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं टू फॉर्म अ मास. अभी यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, तो इन दोनों का भाई साहब एनर्जी इससे ज्यादा होगा. ठीक है, दिस विल बी मोर देन दिस. इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पे दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, इफ द एनर्जी इज रिलीज्ड देन आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑब्वियसली more than the binding energy of the reactants. ठीक है, अगर भाई साहब आपका A और B
फ्यूज करके बना रहे हैं C, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, अब बाइंडिंग एनर्जी ये आपके रिएक्टेंट्स होंगे, इनसे इसका एनर्जी ज्यादा होगा, जस्ट की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है भाई साहब, ठीक है, इसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, ये आपका मेसन एक्सचेंज थियरी है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इधर उधर कहीं भी अगर पूछ लिया, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लॉट किया हुआ है किसके साथ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ, तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको अपन ने लिया हुआ है वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और ये हो गया आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक बेसिकली ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो एटम्स, देखो ये सारे एटम्स हैं, ठीक है, इसको अपन आगे चल के देखेंगे, दिस इज नोन एज द स्टेबिलिटी कर्व, इसको अपन बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस, देखो ये आपका ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल है, इधर जो लोग होंगे वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, समझ में आ रहा है ये, तो अगर मैं न्यूट्रॉन्स बाई प्रोटॉन्स करूं, इट विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये वाला वो रीजन है। देखो अगर समझ लो ए को हमने उठाया, ए कोई एटम है यहाँ पे, तो ए का भाई साहब ए इज अनस्टेबल, व्हाई, बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, यहाँ पे n बाई पी का रेशियो इज मच ग्रेटर देन 1, तो ये न्यूट्रॉन्स क्या होंगे भाई साहब, दे विल डिसइंटीग्रेट इनटू प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसी डीके को अपन क्या बोलते हैं, बीटा डीके, दिस इज नोन एज बीटा डीके, समझ में आ रहा है। स्टेबिलिटी कर्व में जो इस तरफ कोने में है, उनका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जब बहुत ज्यादा होता है 1 से, जनरली द न्यूट्रॉन्स विल अंडरगो डिसइंटीग्रेशन इनटू प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज नोन एज बीटा डीके। बीटा डीके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल्स इसमें निकल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आपका समझ लो यहाँ पे क्या है, कोई एटम है लेट्स से एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर ए है और जेड है, तो बीटा डीके जब होगा तो मतलब आपका क्या हो गया भाई साहब, इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंक्रीजिंग, क्यों, व्हाई विल द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, आई बीटा डीके में, अरे भाई साहब देखो यहाँ पे क्या है, बीटा डीके हो रहा है, ये एक एक्स ए जेड है, ये बना रहा है आपका लेट्स से वाई ए, और ये हो गया जेड प्लस 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है बोलिए, और भाई साहब एक एंटी न्यूट्रिनो भी बनेगा, इसको अपन हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज एंटी न्यूट्रिनो, ये हम बाद में समझेंगे, फिलहाल ये बताइए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब, आपका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है 1 से, देखो ना, जो इस तरफ होगा उसमें न्यूट्रॉन्स का पल्ला भारी होगा, ये न्यूट्रॉन्स है ये प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पे भाई साहब न्यूट्रॉन्स का पल्ला भारी होगा, अगर न्यूट्रॉन्स का पल्ला भारी होगा तो न्यूट्रॉन्स विल डिसइंटीग्रेट इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अगर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, एक न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन आया तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया ना, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तब्दीलियां हुई हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना है, एटॉमिक मास नंबर किससे होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से रहता है, ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर विल रिमेन द सेम, हाउएवर द एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज, और ये आपका एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड बीटा डीके, इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ये जो आपका न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनने का जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज बीटा डीके। सो बीटा डीके स्टेबिलिटी कर्व के इधर वाले एलिमेंट्स दिखाते हैं जो जिनका n बाई पी रेशियो इज मच हाइयर देन 1, ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब अल्फा डीके में, तो अल्फा डीके में क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका जो डी जो एलिमेंट है, लेट्स से देयर इज एन एलिमेंट डी, तो दिस इज एन एलिमेंट डी, ठीक है, अभी इस एलिमेंट का भाई साहब अल्फा डीके हो रहा है, अल्फा डीके मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका जो प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन का रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे अपन बोलेंगे भाई साहब इधर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो था, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ गया है, तो प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन का रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोटॉन्स आपके माइनस होंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स आपके माइनस होंगे, सो प्रोटॉन विल गेट कन्वर्टेड, यहाँ पे प्रोटॉन का कन्वर्जन होगा न्यूट्रॉन एंड पोएस्टेरॉन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, दिस इज नोन एज पोएस्टेरॉन, इसी को हम बोलेंगे भाई साहब अल्फा डीके, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दिस इज पी बाई एन इज ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पे देखो दिस इज एक्स ए और ये हो गया जेड, तो ये क्या बनाएगा वाई ए माइनस 4, ठीक है, और z माइनस 2 हो गया, मतलब दो आपके भाई साहब एटॉमिक नंबर कम हो गए यहाँ पे, प्लस लेट्स से हीलियम निकला यहाँ पे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकला हीलियम, ठीक है, हीलियम का ऑब्वियसली भाई साहब 2 है यहाँ पे, तो दिस विल बी रिड्यूसिंग बाई z माइनस 2, ठीक है, z माइनस 2, आपके प्रोटॉन्स कम हो गए यहाँ पे, एटॉमिक नंबर कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक है, प्लस आपका जो भी एनर्जी निकला होगा, तो दिस इज नोन एज द अल्फा डीके,
यही आपका अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, एंड हेंस दिस टाइप ऑफ डीके इज नोन एज अल्फा डीके। आर वी फॉलोइंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? तो ये है भाई साहब आपका स्टेबिलिटी कर्व। इधर होता है भाई साहब आपका किस टाइप का डीके? बीटा डीके। और इधर आपका किस टाइप का डीके होता है भाई साहब? अल्फा डीके। So this is basically the alpha decay, wherein the proton gets converted into neutron and electron. Here the neutron gets converted into proton and electron, and एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होती है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और भाई साहब होता है गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 बट द मास नंबर रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे समझ लो आपका गामा डीके में भाई साहब हो गया आपका एक्स जेड और ये ए, दिस विल फॉर्म वाई ए, और ये हो जाएगा जेड माइनस 1। तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया है, ठीक है। और आपका क्या रिलीज हुआ है? एक पोस्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। दिस इज बेसिकली नोन एज पोस्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज नोन एज पोस्ट्रॉन एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रिनो, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 बट मास नंबर रिलीज, और आपका एनर्जी रिलीज होता है। तो अल्फा बीटा एंड गामा डीके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा डीके। तो अगर हम देखेंगे स्टेबिलिटी बेल्ट जो होती है, यहाँ पे हमने लेट्स से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लॉट किया हुआ है। तो आपका जो ये जो छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली कार्बन, ये रेडियो एक्टिव है। अभी अगर एक न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन प्रोटॉन में, ये जब फोर्सेस सब एक साथ अट्रैक्टिव ही होते हैं, तो हम इसको वैसे जैसे आपने देखा कि आयरन का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, आयरन हैज गॉट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। फॉर एटम्स विच हैव एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, ऐसे एटम्स कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी क्या है? n by p is equal to 1। अगर n by p is equal to 1 है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, देन नो डिसइंटीग्रेशन विल हैपन। कोई भी भाई साहब आपका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है। यहाँ पे देख लो भाई साहब, कितने हीलियम में कितने प्रोटॉन्स? 2, और कितने न्यूट्रॉन्स? 2, ठीक है। इसमें भाई साहब 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, इसमें भाई साहब 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स, इसमें भाई साहब 20 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स। इनका कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। एनी एटम विच डज नॉट हैव n by p is equal to 1, जब भी भाई साहब ये अगर नहीं होगा, will lie in the neighborhood of n is equal to z line, n is equal to z line and these atoms are radioactive। ये जनरली आपके रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे देखो 12 14 6c, ये वाला रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है। व्हाई इज दिस रेडियो एक्टिव? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब आपके 8 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। दिस विल बिकम रेडियो एक्टिव the moment there is a disbalance between the number of neutrons. So nuclear force is effective in the short range, hence it is sufficient to overcome coulombic repulsion in smaller nuclei। तो coulombic repulsion नहीं दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, ज्यादा करके आपका coulombic repulsion नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स देखिए, न्यूक्लियर फोर्स समेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fe। ये आपका एक स्टेबल न्यूक्लियस है भाई साहब, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं सारे यहाँ पे अगर सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम अगर प्रॉपरली बैठाएं, तो जो आपका न्यूक्लियर फोर्स समेशन करेंगे वो हम स्टैंडर्डाइज मान लें तो आयरन का हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जितने भी आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक आयरन के न्यूक्लियस में होते हैं, उन सबका न्यूक्लियर फोर्स अगर हम ऐड कर लें तो दिस विल बी द स्टेबल न्यूक्लियस, क्योंकि ये एकमात्र पूरा पूरा स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। देयर विल बी नो ग्लिच इन इट्स स्टेबिलिटी। तो n by p का रेशियो जब भी बिगड़ेगा तभी आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगा, वो चाहे हायर एटम्स में हो चाहे लोअर एटम्स में। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इसी पे हम आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हम